हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के तो क्या ही कहने, वो हम फर्स्ट वीडियो से ही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चल रही है आपकी प्रिपरेशन, वेरी गुड। तो आज हम अपनी सीरीज़ में कंटिन्यूस आगे बढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के हम लोग PYQs डिस्कस करने जा रहे हैं। NCERT के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में, और जो पार्ट्स NCERT के क्वेश्चंस के बचे हैं, दोज पार्ट्स विल बी डिस्कस्ड थ्रू PYQs, राइट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द वीडियोज़। ओके, देखो, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2011 से 2023 में टोटल 56 क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। अब सारे 56 क्वेश्चंस एक चैप्टर के एक ही वीडियो में डिस्कस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, आई एम कवरिंग 20 PYQs, जो कि मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट इस वीडियो में मैं कवर करूँगा 20 PYQs जो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं, कौन कौन से PYQs हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। नंबर 1 दिस, ये मैंने आपको पहले NCERT का क्वेश्चन एक्सप्लेन करते सभी में बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2011 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। Describe any 3 reforms introduced by Napoleon in the territories he conquered. ओके, याद करते हुए चलना है, सो बहुत ही ध्यान से सुनना। सबसे पहला वो नेपोलियनिक कोड लाया था, इसका ईयर बता दो तो मुझे कमेंट में, ईयर कौन से ईयर में आया था, ओके। इसमें क्या हुआ था, सारे प्रिविलेजेस हट गए थे, बेस्ड ऑन बर्थ इक्वालिटी आ गई थी बिफोर लॉ, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियनिक कोड के थ्रू 3 काम हुए थे। पहला, finished all the privileges based on birth, established equality before law and secured right to property. Got it? ठीक है, होप सो क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को काफ़ी सिंपल कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, और पीजेंट्स को फ्री कर दिया था फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इतना याद नहीं रखना, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाइड कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया था, एटसेट्रा। ये इतना भी लिख दोगे, यू विल गेट फुल 1 मार्क फॉर दिस पॉइंट। गॉट इट? नंबर 3, यूनिफॉर्म लॉज इसने इंट्रोड्यूस करे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स इंट्रोड्यूस करे, मेजर्स इंट्रोड्यूस करे, एटसेट्रा, एंड कॉमन नेशनल करेंसी ऑल्सो यू कैन कोट इन योर आंसर। यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, एटसेट्रा। ये भी एक रिफॉर्म्स थे, किसके? नेपोलियन ने जो इंट्रोड्यूस करे थे, अपनी जो भी टेरिटरीज उसने कॉन्कर करी थी वहां पर। एक बार तीनों पॉइंट्स फिर से पढ़ लो, अभी के अभी, दोबारा पढ़ने का टाइम मिलने वाला नहीं बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अभी एक बार रिवाइज कर लेंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स, ओके। पहला पॉइंट, नेपोलियनिक कोड, जिसके थ्रू प्रिविलेजेस हटा दिए गए थे बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश कर दिया था और सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और पीजेंट्स को फ्री कर दिया फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, ओके। नंबर 3, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी। गॉट इट? ठीक है, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, 5th के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज 7th क्वेश्चन। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म, ध्यान देना, हाँ, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ओके। एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फीयर। स्पेसिफिकली उसने इकोनॉमिक स्फीयर से पूछा है, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली सब अलग अलग था, ठीक है। सो यहाँ पे उसने बोला है स्पेशली बताओ कि 4 आइडियाज कौन कौन से थे लिबरल नेशनलिस्ट के रिगार्डिंग द इकोनॉमिक स्फीयर, ओके। सो देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझना है, ओके। लिबरलिज्म या फिर लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। रिपीटिंग अगेन सो दैट आपके माइंड में सेव हो जाए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, लिबरलिज्म का मतलब होता है। गॉट इट? अब कौन कौन से, ये लोअर नहीं है सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। कौन कौन से ऐसे 4 आइडियाज हैं लिबरल नेशनलिस्ट के इकोनॉमिक स्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से? इकोनॉमिक स्फीयर, रिमेंबर दिस, हाँ, ठीक है। इकोनॉमिक स्फीयर अगर पूछेगा तो यू हैव टू कोट ओनली एग्जैक्टली दीज पॉइंट्स ओनली। गॉट इट? ठीक है। नंबर 1, लिबरलिज्म, इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? अगर ये भी पूछेगा तो यू विल कोट दिस आंसर, दिस पॉइंट, ओके। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, abolition of state imposed restrictions. Liberalism stood for freedom of markets and abolition of state imposed restrictions. Got it? ठीक है।
एग्जाम्पल आप कोट करना चाहो तभी कोट करना, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन और कन्फेडरेशन ऑफ 29 स्टेट्स, ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसीज, खुद की करेंसी थी भाई, आपको पता है बहुत सारी करेंसीज थी, सबकी अपनी अपनी करेंसीज थी, अपने अपने वेट सिस्टम थे, अपने अपने मेजर्स थे, ओके। तो इन कंडीशंस को देखते हुए ये सब एक ऑब्स्टेकल्स माने गए इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए। सो सबसे पहला क्या किया गया, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन, ये हटाए गए इकोनॉमिकली। गॉट इट, फ्रीडम ऑफ मार्केट, मार्केट को फ्रीडम दी गई, आप कहीं पे भी गुड सेल आउट कर सकते हो 29 स्टेट्स में। सेकेंड, स्टेट इंपोज जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया। होप सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। एग्जाम्पल तभी कोट करना जब आपको एग्जैक्टली याद रहे और आप इसी लैंग्वेज में लिख सको, अदरवाइज नो नीड टू कोट द एग्जाम्पल। गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, लिबरल नेशनलिज्म ने आर्ग्यू करा था कि भाई यूनिफाइड एक इकोनॉमिक टेरिटरी बननी चाहिए, एक सिंगल इकोनॉमिक टेरिटरी बननी चाहिए, allowing the unhindered movement of goods, people and capital, means no restriction over the movement of goods, people and capital. What you will write from examination point of view, क्या लिखोगे आप exactly, अगर छोटा करना चाहो इसको तो आप सिर्फ इतना लिख देना, unified economic territory, okay, they want unified economic territory and free movement of goods, people and capital. Got it, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। नंबर 2, लिबरलिज्म इकोनॉमिकली स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, फिर से पढ़ लो इसको, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शन। होप सो 2 पॉइंट्स आपके भेजे में उतर गए होंगे। नंबर 3, 1834 कस्टम्स यूनियन जिलेवरिन, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा है, पता है इससे डायरेक्ट जिलेवरिन से क्वेश्चन पूछा है। 1834 कस्टम्स यूनियन जिलेवरिन, जिलेवरिन क्या थी, कस्टम्स यूनियन थी, कब बनी थी, 1834, ओके। दिस यूनियन abolished टैरिफ बैरियर्स, reduced द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, पहले करेंसीज कितनी थी, 30 थी, जिलेवरिन ने करेंसीज कितनी कर दी, 2 कर दी, तो कस्टम्स यूनियन थी जिलेवरिन 1834, ठीक है। इसने टैरिफ बैरियर्स को एबॉलिश करा और नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर दिया। दिस इज आवर थर्ड पॉइंट। नंबर 4, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज। अब भाई देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है या फिर इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की बात हो रही है, तो उसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल बहुत एसेंशियल हो जाता है, ओके। एंड यहां पर बात हो रही है क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब इतनी इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखना क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप होगा या इंप्रूव होगा, आप ऐसा बोल सकते हो। सिंपली आप इतना लिखना, इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं लिख पाओ तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज लेड टू इंप्रूवमेंट इन द नेशंस इकोनॉमी, ओके, और लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली, या फिर क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज पे ही एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा, ओके। सिर्फ इतना ही लिखना, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, डिफिकल्ट जा रहा है तो। गॉट इट, सो 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले बता देता हूं लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है इकोनॉमिकली। लिबरलिज्म को इरेज कर देते हैं, अब ठीक है, चलिए। लिबरलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। गॉट इट। एंड इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, यहां पे फिर से रिपीट कर लो, स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन, नंबर 1। नंबर 2, creation of unified economic territory. Liberal peoples always believe that creation of unified economic territory by which movement of goods, people and capital, free movement of goods, people and capital will be exist. Okay. 1834 customs union or Zileverine was formed. Union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from 30 to 2. I think ये simple English है, लिख लोगे याद रहेगा. Number 4, creation of network of railways further improve the economic growth or increase the economic growth. Got it? ठीक है, तो so clear हो गया होगा. Now next question what we are going to discuss in this session, 7th के बाद 8th and 9th and 10th. Okay, fine. 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन एनी 5 इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट यूरोप फेस्ड इन 1830s. देख लो बेटा कितनी बार आया हुआ है, 2011 में भी, 13 में भी, 16 में भी, 17 में भी. गॉट इट.
सो कौन कौन से इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करी थी यूरोप ने 1830s के टाइम पे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इसी क्वेश्चन को किस और वे में लिखा सकता है एग्जामिनर, द डिकोड ऑफ 1830 हैज ब्रॉट अ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, इसका भी मतलब वही है, ठीक है, कि 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी यूरोप में। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट्स, आपको सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट्स के साथ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2011 में आया था, ठीक है। सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर करें, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, 56 पीवाईक्यूज मींस 56 क्वेश्चंस ही आए हैं अभी तक इस चैप्टर से 2011 से 2023 तक। लास्ट 6 ईयर्स के आप, या लास्ट 10 ईयर्स के सॉरी, कि कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आपको सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे इन 2 सेशंस में या 2-3 सेशंस में, जितने भी सेशंस में हम लोग कवर करने वाले पीवाईक्यूज, आपको सारे पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। गॉट इट, ठीक है। सो बने रहिए वीडियो में, देखते हैं आगे कैसा रहता है रिस्पॉन्स आपका। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप्स, कौन कौन से कॉजेज थे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के, दोस कॉजेज वी हैव टू डिस्कस। नंबर 1, पहला लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ही याद रखना है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे कंट्रीज में यूरोप की देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट, मींस बातें की है लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो सिंपली आपको याद रखना है सर, वहां पर क्या हो गया था, लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, कहां पर सर, यूरोप में। ओके, नंबर 2, इसीलिए इकोनॉमिक हार्डशिप्स हो रही थी, हार्डशिप हो रही थी मतलब इकोनॉमिकली दिक्कत आ रही थी, ठीक है। नंबर 2, सिटीज हैड बिकम ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, and slums had emerged as population from the rural areas migrated to the cities, मीन्स जो लोग हैं वो रूरल एरियाज से शिफ्ट होने लग गए थे, कहां पर, अर्बन एरियाज में। ओके, सो दैट्स वाई सिटीज हैड बिकम ओवर क्राउडेड, बहुत ज्यादा, ठीक है। और जो स्लम्स हैं, बहुत ज्यादा स्लम्स भी हो गए थे सिटीज में क्रिएट। इज दैट क्लियर? स्लम पता होगा, झुग्गी झोपड़ी वगैरह, नहीं याद है तो सिटीज वर ओवर क्राउडेड, इतना लिख सकते हो। और क्यों हुआ था ऐसा, बिकॉज पॉपुलेशन मूव्ड फ्रॉम रूरल रीजन to the cities. Got it? Hope so, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। Next, small producers in towns were often faced stiff competition, means बहुत ज़्यादा competition from imports of cheap machine made goods from England, means England के industrialization की वजह से यूरोपियन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। ओके, सो स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन, ऑल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, बिकॉज जो वहां से इंपोर्ट्स हो रहे थे वो चीप हो रहे थे, गॉट इट, सस्ते हो रहे थे। नेक्स्ट, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप जहां पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर में थी, वहां पे पीजेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस, मीन्स एरिस्टोक्रेसी जहां पर थी वहां पर पीजेंट्स बहुत ज्यादा बर्डन फेस कर रहे थे। गॉट इट? सो यहाँ पे से 4th पॉइंट भी याद रखना है, यूरोप में जहां पे एरिस्टोक्रेसी थी वहां पर पीजेंट्स बहुत ज्यादा बर्डन फेस कर रहे थे ऑफ फ्यूडल ड्यूज। ओके, नंबर 5th, राइज ऑफ फूड प्राइसेस, फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि बैड हार्वेस्ट भी हो रही थी और ऊपर से क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो रहा था। ओके, फूड प्राइसेस ज्यादा हो गए थे एंड बैड हार्वेस्ट एडेड द हार्डशिप्स ऑफ द पीजेंट्स, मींस फूड प्राइसेस की वजह से और बैड हार्वेस्ट की वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किसको, पीजेंट्स को। ओके, सो यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पहला पॉइंट, यूरोप में लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, सिंपल है, याद रहेगा। सेकेंड पॉइंट, सिटीज ओवर क्राउडेड हो गई थी, स्लम्स इमर्ज हो गए थे क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम वन रीजन टू, सॉरी, फ्रॉम रूरल रीजन टू सिटीज। ओके, नंबर 3, थर्ड पॉइंट, स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे टाउन्स में वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे थे फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी मॉडर्न था, एडवांस था, आप बोल सकते हो। नंबर 4, यूरोप में जहां पे एरिस्टोक्रेसी पावर में थी, मींस एक मेजर ग्रुप पावर में था, आप बोल सकते हो, वहां पे पीजेंट्स को अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ड्यू टू फ्यूडल ड्यूज। बस इतना सिंपल सा लिख सकते हो, मतलब फ्यूडल ड्यूज, पीजेंट्स, एरिस्टोक्रेसी, इतना भी लिख दिया, मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 5, फूड प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हो गए थे और बैड हार्वेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी पीजेंट्स को। गॉट इट? सो होप सो ये 5 के 5 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है, बट मे बी जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो, कल या परसों, उस दिन ना मिल पाए, और नेक्स्ट डे मिल जाएगी, मीन्स 1-2 दिन में मिल जाएगी, आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा करेंगे, सारे क्वेश्चंस की एक साथ पीडीएफ अवेलेबल होगी, पीडीएफ विल बी अवेलेबल
आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप सिर्फ सुनो लेक्चर को, एक दो बार सुन लेना, टाइम मिले तो, जैसे ही टाइम मिले एक दो बार सुन लो एंड ट्राई करो कि आप याद रख सको पूरे आंसर्स को। ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर फाइनल रिवीजन के लिए पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यस, दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, एनसीईआरटी के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया था कौन कौन से चेंजेस हैं जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस करे थे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा बनाने के लिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगेन 2011 में, 2012-14 में फिर से पूछा गया इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी डेमोक्रेसी को, खत्म कर दिया था फ्रांस में, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। बहुत ज़्यादा उसने मेजर्स अडॉप्ट करे थे, यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दैट, सो जस्ट एक बार रिवाइज कर देते हैं। सारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ रिमूव कर दिए गए थे। अच्छा, ये जो और वाला क्वेश्चन है ये फ्रांस पे स्पेसिफिकली, बट बात वही कर रहा है, हाँ, सो कंफ्यूज नहीं होने का इससे, ठीक है। सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, ये कोड के थ्रू इस्टेब्लिश किया था। तो आज का ये लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे ये कौन सा कोड था, ये कोड था, कौन सा कोड था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना हाँ कि कोड कौन सा था और कौन से ईयर में आया था ये भी। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, पीजेंट्स को फ्री कर दिया सर्फडम से और मेमोरियल ड्यूज से। बार बार रिपीट हो रहा है तो याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा कर दिया, स्टैंडर्डाइज वेट्स, मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी गई। फिर से रिपीट कर लेते हैं, सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए बेस्ड ऑन बर्थ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया गया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया गया एंड स्टैंडर्डाइज वेट्स, मेजर्स और कॉमन नेशनल करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। होप सो ये याद हो गया होगा आंसर एटलीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट 10th 11th 12th भी डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से जरा एक सेकंड में डिस्कस करेंगे, एक सेकंड में नहीं मतलब एक दो मिनट में। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप? कौन सा सबसे मेजर चेंज आया था? क्या मेजर चेंज आया था? इससे क्या हुआ? सोवरेनिटी जो थी, मतलब सुपीरियरिटी आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, सुपीरियरिटी। ओके, जो सुपीरियरिटी थी मोनार्की से, ठीक है, वो किस में चली गई थी? बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, मींस एक डेमोक्रेसी की तरफ हमारा जो गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इनका शिफ्ट हो रहा था। ओके, रिवॉल्यूशन की वजह से, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल, कौन होंगे? लोग होंगे, हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। कौन बनाएगा भाई नेशन को? खुद लोग बनाएंगे, कंट्री खुद गवर्नमेंट बनाएंगे, सॉरी, एंड अपनी डेस्टिनी को खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप लिख सकते हो मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स की बॉडी में, या फिर मोनार्की से डेमोक्रेसी में जो सोवरेनिटी थी या फिर सुपीरियरिटी थी वो शिफ्ट हो रही थी। गॉट इट? होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का मेन एम क्या था? टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। क्या मेन एम था? कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट करना, और उसके लिए कौन कौन से मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट करे थे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और कर भी चुके हैं, आई थिंक एनसीईआरटी के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू में पक्का है उससे बेस भी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का मतलब क्या है? ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या थे? प्रिजन्स थे, किसके? जहां पर पीपल को रखा जाता था डिटेन करके, मतलब कैद करके आप बोल सकते हो, उनको टॉर्चर करा जाता था विदाउट ड्यू प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स प्रिजन्स थे जहां पे लोगों को रखा जाता था कैद करके, डिटेन करके, डिटेन इंग्लिश का वर्ड याद रख लो, टॉर्चर किया जाता था विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। गॉट इट? ठीक है, देन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th के बाद सीधा 20th क्वेश्चन, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 20th क्वेश्चन हमारा है, यस, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 2019 में आया है सर ये। ओके, व्हाई डिड मोस्ट ऑफ कंजर्वेटिव रिजाइम्स इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल प्रिंटेड मटेरियल एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1815? कंजर्वेटिव रिजाइम के लोगों ने क्यों सेंसरशिप लॉज लगाए भाई? ठीक है, तो पहला पॉइंट, प्रिंटेड मटेरियल जो है एसोसिएटेड था और रिफ्लेक्ट कर रहा था आइडियाज ऑफ लिबर्टी, मतलब फ्रीडम, ओके, एंड फ्रीडम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और जो कि इनको पसंद नहीं था, इसलिए तो आइडियाज ऑफ लिबर्टी एक्सप्रेस कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, आप लिख सकते हो, दैट्स व्हाई इन्होंने सेंसरशिप लगा दी। ओके,
नेक्स्ट, डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, मतलब अपोजिशन टॉलरेट ही नहीं कर पाए, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, थर्ड, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 1 पॉइंट लिख सकते हो कोई सा भी। थॉट टू कर्ब एक्टिविटीज एंड क्वेश्चनड ऑटोक्रेसी, एक तो जो ऑटोक्रेसी की एक्टिविटीज थी उनको क्यों भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, क्वेश्चन कर दिया उसके ऊपर, ओके ठीक है, तो इसमें से आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो। 3 पॉइंट्स है, कोई भी एक पॉइंट आप कोट कर सकते हो आंसर में। गॉट इट। 20 के बाद डिस्कस करेंगे सीधा 28th क्वेश्चन, डोंट वरी, बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन है डिफरेंट डिफरेंट, एक 2020 और 2023 में आया है और एक 2020 में आया है, फिर से आ सकता है 2024 में भी ठीक है, तो पढ़ने सभी हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्या है आगे डिस्कस करते हैं। हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कौन कौन से आइडियाज थे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन यूरोप अलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। पहला पॉइंट, लिबरल्स ने ये बोला कि भाई गवर्नमेंट खुद से होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब खुद हम बनाएं कंसेंट करके, हमारी सहमति से बननी चाहिए। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 2, सपोर्टेड क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, एक ही इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए, तभी बल्ले बल्ले हो पाएगी, मतलब तभी मजे हो पाएंगे, कंट्री इकोनॉमिकली इंप्रूव हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, लिबरल्स ने सपोर्ट करा डिमांड ऑफ मिडिल क्लास कि भाई फ्रीडम मिले मार्केट्स की और स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस खत्म किए जाएं जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पे लगाए गए। ओके, न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, इंडिविजुअल फ्रीडम, भाई उन्हें खुद की भी आजादी मिले, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ये भी मिले, ये भी चाहते थे वो यूरोप में। नेक्स्ट नंबर 5, एक कॉमन कस्टम यूनियन चाहते थे, सोवरेन मतलब सुपीरियर, एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया वॉज फॉर्म, ठीक है, ये बनाई गई। ओके, नेक्स्ट, लिबरलिज्म का मतलब क्या था, और ऑटोक्रेसी को खत्म करना और स्पेशल प्रिविलेजेस को भी खत्म करना। नेक्स्ट, नेटवर्क ऑफ रेलवेज की वजह से काफी ज्यादा मूवमेंट इजी हो गया, ठीक है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और भी ज्यादा इंप्रूव हो गया, वो खत्म हो गया, मतलब जो डिट्रॉय करने का आप बोल सकते हो, ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट था वो खत्म किया गया। नेक्स्ट, A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the same time. Economic nationalism की जो एक बहार आई, एक वेव आई, उसकी वजह से जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे उस टाइम पे जो ग्रो हो रहे थे लोगों के मन में, वो और ज्यादा डेवलप हो गए। तो कोई से भी 5 पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊं 5 पॉइंट्स आपके लिए कौन से इजी रहेंगे कोट करने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हाँ चलिए, पहला, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, लिबरल्स का ये मानना था कि भाई गवर्नमेंट बननी चाहिए बाय कंसेंट। ओके, नंबर 2, लिबरलिज्म कहते थे यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाओ, ये लर्न कर लेना। लिबरल्स ने सपोर्ट करा डिमांड ऑफ मिडिल क्लास अबाउट फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एंड ऑफ स्टेट इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। गॉट इट। एंड देन लिबरल्स ये मानते थे, या लिबरलिज्म का ये भी मानना था कि लिबरलिज्म तभी आप पॉसिबल हो पाएगा जब ऑटोक्रेसी खत्म हो और स्पेशल प्रिविलेजेस खत्म हो। ओके, एंड देन आपका ये वाला पॉइंट आप पढ़ सकते हो, न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। होप्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा और कुछ कुछ पॉइंट्स तो याद भी हो गए होंगे अभी के अभी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स, कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने मोबिलाइज करा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस ग्रुप यूरोप, सॉरी एजुकेटेड इलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हमें डिस्कस करना है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया 2020 में। तो कैसे इन्होंने करा, पहला पॉइंट, ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स। सबसे पहले जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी, जो नेशनलिज्म काफी बढ़ने लग गया था यूरोप में, उसी की वजह से जो लोगों का स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए वो और ज्यादा स्पार्क ऑफ हो गया, मतलब और ज्यादा एक्सटेंड हो गया आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, जो बाहर रह रहे थे देश के, ठीक है, उनसे उनको सपोर्ट मिल गया, किसको, जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट, एंशिएंट ग्रीक कल्चर की सिंपैथी से भी उनको काफी ज्यादा एडवांटेज मिला नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए, कि भाई पहले तो हम ऐसा गुलाम नहीं थे, अब क्यों किसी की गुलामी से हैं, एंड ऑल लाइक दिस, ठीक है। और पोएट्स और आर्टिस्ट ने भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है, जिसकी वजह से उनको
नेशनलिस्ट फीलिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हुई और स्पार्क ऑफ हुई और इंप्रूव हुई, डेवलप हुई, आप ऐसा बोल सकते हो। कुछ भी इंग्लिश का वर्ड लिख दो, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, एग्जामिनर समझ जाता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, तो उससे भी काफी ज्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स को ग्रोथ मिली। नेक्स्ट 6 पॉइंट, अगेन 5 पॉइंट्स कोट करने, कोई से भी 5 पॉइंट्स कोट कर सकते हो। ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे क्या हुआ, जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस का अमंग द ग्रीक्स फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया। ओके, नेक्स्ट फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू जो 1832 में हुई थी, मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस, इसने रिकॉग्नाइज कर दिया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। हाँ, सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, फिर आप 32 क्वेश्चन का आंसर सोच लो, तब तक 31 क्वेश्चन अगर पढ़ ले रहे हो तो जल्दी से। नेम द सिविल कोड ऑफ 1804, मैंने बोला था 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन, आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। सिविल कोड 1804, उसका नाम बताइए। नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, विच एस्टैब्लिश्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। गॉट इट, ठीक है, होप सो याद हो गया होगा। सिविल कोड 1804, नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड 1804, नेपोलियनिक कोड। इसके अलावा ना इक्वालिटी बिफोर लॉ और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी के अलावा एक पॉइंट और था, कुछ प्रिविलेजेस करके था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट कमेंट में कर बताना मुझे। ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था नेपोलियनिक कोड का ईयर, जो कि इसी वीडियो में आ गया है, ठीक है, तो उसको भी आप कोड कर देना, आपके लिए याद रहेगा वो। और सेकंड क्वेश्चन सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड में कौन सा थर्ड पॉइंट था, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ था, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, एक थर्ड पॉइंट और था, वो मैं भूल गया हूं, आपको याद होगा ना, आप कमेंट कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर ये रहे, एम्फेसिस ऑन सोशल जस्टिस, freedom for individual and equality before law, state planned socio-economic system, supremacy of state oriented nationalism। तो कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट है, ये देखते हैं आंसर। यस, ये लीजिए आपका आंसर स्क्रीन पर, ये रहा, फ्रीडम ऑफ फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसकी बात हो रही थी यहाँ पर, लिबरल नेशनलिज्म, मतलब फ्रीडम भाई, तो इकोनॉमी से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नेशनलिज्म का भी कोई मतलब नहीं, सोशल जस्टिस से भी कोई मतलब नहीं, तो फ्रीडम की बात हो रही, तो भाई फ्रीडम वाला ऑप्शन करेक्ट होता है ना, ठीक है, क्लियर। 32 क्वेश्चन क्लियर। नाउ 36 तक हम लोग कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। 33 की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर भी आपके सामने ही है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये किसने बोला था, ठीक है, तो मेटरनिच अंकल ने क्या बोला था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब क्या है इसका सर, इसका मतलब यह है कि अगर फ्रांस में कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ समस्या होती है तो यूरोप में, पूरे यूरोप में दिक्कत हो जाती है भाई, पूरे यूरोप में परेशानी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट 34, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871? फर्स्ट जर्मन एम्परर इन 1871। इसी तरीके के जितने भी एमसीक्यूज है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन जितने भी हैं बनते, आपको मिलेंगे देखने को, किसमें, क्विज मैनिया में, ठीक है, देखते हैं। Who among the following was proclaimed as the first German emperor in 1871? कौन था, विलियम वन, ठीक है। अभी पीवाईक्यू में मैं बिल्कुल भी ऐसे क्विज फॉर्म में नहीं करवा रहा हूँ, सीधा सीधा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, 35 2020 का ही क्वेश्चन है, 35 भी, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, यंग इटली वॉज फॉर्म्ड बाय गिसिप मेजिनी। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रेडी, थर्ड क्वेश्चन, गिसिप मेजिनी ने एक और सोसाइटी बनाई थी, और कहां पर बनाई थी, यंग इटली कहां पर बनाई थी, यंग इटली कहां पर बनाई थी, ठीक है, और एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, वो मुझे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए हो गया, रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन कोड से रिलेटेड था, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था, भूल गया, डिंग डिंग, हाँ, नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड था। नेपोलियनिक कोड में आपका क्या बोलते हैं, कौन सा थर्ड आइटम था, एक तो प्रॉपर्टी वाला था और एक आपका कौन सा था, फिर भूल गया, देख लेते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक और था वो आप बताओगे मुझे, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, यंग इटली किसने बनाया था, ठीक है, और यंग इटली कहाँ बना था, ओके। एंड देन एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो कहाँ बनाई गई थी, गिसिप मेजिनी ने जो बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36, लेंथी क्वेश्चन है, 2020 में ही आया है, लेट्स डिस्कस, ठीक है। 2 पार्ट्स हैं तो 2 क्वेश्चन हो गए एक्चुअली,
ठीक है 2020 के। वापस से, why is it said that 1830s were the years of great hardship in Europe? सेम क्वेश्चन आई थिंक अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसी आंसर को देख सकते हैं। How did nationalism aligned imperialism? Nationalism aligned with imperialism. I think ये heading है आपकी imperialism से related, right? अगर आपने पढ़ा होगा तो you will be able to answer this question अगर repeat होता है तो। Okay, nationalism aligned with imperialism became the cause of First World War. कैसे बना भाई ये cause First World War का? देखते हैं। पहला, नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म बिकेम द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 पॉइंट्स कोट करने हैं आपको आंसर में, 6 पॉइंट्स आपको यहाँ आंसर में दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ओके, पहला, स्प्रेड द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, पिक्चर्स, पोएट्रीज, पेंटिंग्स, इनके थ्रू जो आइडिया स्प्रेड हुआ नेशनलिज्म का बल्कन से रिलेटेड, टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। मतलब एक तो नेशनलिज्म का बढ़ना और ऑटोमन एम्पायर से अलग होना, ये पहला पॉइंट। दूसरा, इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल एंड मिलिट्री माइट। मतलब लड़ रहे थे यार, हर चीज के लिए इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ट्रेड से रिलेटेड, कॉलोनीज से रिलेटेड, नेवल पावर से रिलेटेड, मिलिट्री पावर से रिलेटेड एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर। एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स मतलब इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट इनका मूवमेंट हर जगह डेवलप हो रहा था, हर जगह लोग नहीं पसंद कर रहे थे इंपीरियलिज्म को। ठीक है, दे ऑल स्ट्रगल्ड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट। सब लोग क्या चाह रहे थे भाई, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए, हमारा भी इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। एंड नेक्स्ट 5th पॉइंट, इंस्पायर्ड बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, दे वांट टू बी अ सिंगल नेशन। ओके, इससे वो इंस्पायर हो चुके थे, दैट्स व्हाई दीज वर द रीजंस ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विद इंपीरियलिज्म, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ओके, लास्ट पॉइंट, यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड देयर ओन वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। जो यूरोपियन आइडियाज थे नेशनलिज्म के, उनकी अलग अलग, मतलब उनकी अपनी अपनी वैरायटी बन गई भाई नेशनलिज्म की। सबके लिए नेशनलिज्म का मतलब अलग हो रखा था, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, इन यूरोपियन कंट्री। ओके, अल्टीमेटली दे वांट देयर ओन कंट्री फ्रीडम, देयर ओन नेशन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज 48 एंड 49 एंड 50, क्योंकि बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो सारे छोटे क्वेश्चंस एक ही क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। आज कुछ बड़े क्वेश्चंस हो गए, कुछ छोटे क्वेश्चंस हो गए, लाइक दिस। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2021 और 2023 में आया हुआ है। हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूट इन मोबिलाइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस ग्रुप। ठीक है, एजुकेटेड एलाइट की बात हो रही है यहाँ पर। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड दिस आंसर ओवर अबव, बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेशनलिस्ट इन ग्रीस प्रोवाइडेड सपोर्ट टू अदर ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, एग्जाइल से उनको सपोर्ट मिल गया था। ठीक है, पोएट और आर्टिस्ट ने सपोर्ट करा उनको, और जिसमें से एक पोएट कौन थे हमारे, लॉर्ड बायरन साहब। बायरन साहब को मत भूलिएगा, लॉर्ड बायरन ग्रीस के थे। ठीक है, उन्होंने फंड्स दिए, फंड्स को ऑर्गेनाइज करा, मतलब कलेक्ट करा, और फंड्स खुद भी कंट्रीब्यूट करे होंगे, नॉर्मल सी बात है। फॉट इन वॉर एंड डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लो भाई यहाँ पे एक डेट और याद करनी पड़ेगी आपको, 1824 में उनकी डेथ हो गई थी। एग्जाम में पूछ सकता है कब डेथ हुई थी। देन फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के लिए भी आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, और स्ट्रगल की शुरुआत कब हुई थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 1821 में स्ट्रगल की शुरुआत की थी ग्रीस के लोगों ने, और ग्रीक के लोगों ने, यू कैन से। ठीक है, क्लियर। 48 49th क्वेश्चन, अगेन एक मैचअप है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आप नहीं, सॉरी, ठीक है, अब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो आपको बताना है ब्रोकन चेन्स क्या है, जर्मेनिया आंटी के रिलेटेड है ये। मैंने आपको बताया था जर्मेनिया जर्मनी की है, और मैरियाने फ्रांस की है, एंड ब्रिटानिया ब्रिटेन की है, एंड हमारी प्यारी भारत माता हमारे प्यारे भारत देश की है। ठीक है, क्लियर। ब्रोकन चेन्स किसका है, ब्रीस प्लेट विद ईगल किसका है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स किसका सिंबल है, स्वॉर्ड किसका सिंबल है। मुझे स्वॉर्ड याद है बस, क्योंकि जो तलवार होती है ना वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रखती है अपने आप को, तो रेडीनेस टू फाइट, आई थिंक सो। मेरे हिसाब से तो डी का सेकंड होना चाहिए। ढूंढो 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 ढूंढो, अब डी का सेकंड ढूंढने से ही मुझे बी करेक्ट आंसर लग रहा है। होप सो यही करेक्ट हो सकता है आप लोग भी यही सोच रहे हो, और यस यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। यस, हम जीत चुके हैं 1 नंबर बोर्ड्स के लिए। ओके, अगर यही क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। गॉट इट। ठीक है, यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे आपको यही आइडिया मिलता है। 2023 में आया। ओके,
ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि दैट केवर के बारे में, केवर अंकल के बारे में, सीएम केवर के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, पीवाईक्यू में डिस्कस करूंगा। ये एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन आपके लिए डिस्कशन के लिए स्क्रीन पर रेडी है। ठीक है, तो रोल ऑफ सीएम केवर और कैवर, इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ हो तो प्लीज मैनेज कर लेना यार। लेड टू द मूवमेंट टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली। ठीक है, इन्होंने मूवमेंट लड़ा, मूवमेंट किया किसके लिए? इटली के रीजन्स को यूनाइट करने के लिए। पहला पॉइंट, सीएम केवर अंकल ने इटली के मूवमेंट्स को यूनाइट करने के लिए, सॉरी इटली के रीजन्स को यूनाइट करने के लिए मूवमेंट लड़ा। नंबर 2, he was neither a revolutionary nor a democrat. Very important, super duper important, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। क्या सीएम केवर रिवॉल्यूशनरी थे या फिर डेमोक्रेट थे? नो, रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे, डेमोक्रेट भी नहीं थे। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन इलाइट, इलाइट मीन्स हाई क्लास, he spoke French much better that he did Italian. ओके, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, मतलब ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट से बस। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, ही स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज एंड बिलोंग्ड टू अ इटालियन इलाइट फैमिली, यू कैन से। ओके, वेल्दी पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, नंबर 4, through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. ओह माय गुडनेस, इतना बड़ा पॉइंट ना, छोड़ा कर देते हैं इसको। इसमें से आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए यहां से याद रखोगे, विद फ्रांस Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. याद रखना है ये। ओके, ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। कैवर अंकल ने मूवमेंट लड़ा टू यूनाइट द रीजन्स ऑफ इटली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, he was neither a revolutionary nor a democrat. तीसरा पॉइंट, wealthy and educated member of the elite family, in Italian elite family, and spoke French language. Okay, number 4, allied with France or alliance with the France, Cavour uncle Sardinia-Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. Sardinia-Piedmont लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंकल मत लिख देना, हाँ कैवर अंकल नहीं है, वो कैवर ही है बस, ठीक है, वो मैं जस्ट ऐसे ही बोल देता हूँ, अंकल मेरे अंकल थे ना पिछले जन्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, फिर हमारे 20 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस हो जाएंगे। एग्जामाइन द आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, मैंने आपको बता चुका हूं, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, पहला पॉइंट यही है। ठीक है, लिबरलिज्म की बात हो रही है, ठीक है, यूरोप में और 19th सेंचुरी में, तो हमें लिबरलिज्म का मतलब बताना है। ओके, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली मतलब क्या था, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का मतलब इंडिविजुअल के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब क्या था, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ओके, एंड इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसको छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ेंगे ना, डिंग हटाओ, इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ 2 पॉइंट से पढ़ेंगे। तीसरा, इकोनॉमिकली, इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आई थिंक अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है, तो 3 से 4 बार मैं ये लाइन रीड कर चुका हूं और आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्केट का फ्रीडम और स्टेट इंपोज्ड रिस्ट्रिक्शंस का एबॉलिशन, और जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल इजीली हो सके। ठीक है, तो आप इसको कैसी भी इंग्लिश में लिखो, बस हिंदी में या भेजे में उतार लो, इंग्लिश में वहां लिखा ना, जैसी भी इंग्लिश आपको आती हो आपको मार्क्स मिलेगा। सो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आया हुआ। ओके, क्लियर, 3 मार्क्स का है ना शायद से, नो सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको कोट करने जरूरी हैं, बिकॉज इंडिविजुअल के लिए या न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब अलग था, पॉलिटिकली मतलब अलग था, और आपका इकोनॉमिकली मतलब अलग था। इसको आप सोशली भी बोल सकते हो, हाँ सोशली लिबरलिज्म मीन्स। ओके, तो इसी के साथ हमारे आज की क्लास में 20 PYQs डिस्कस हो चुके हैं। मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आई विल फील गुड, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। पहला आपका
नेपोलियनिक कोड का ईयर, ठीक है, और उसका दूसरा नाम, ठीक है, या दोनों नाम आप कोट कर सकते हो। एंड नंबर 2, नेपोलियनिक कोड में एक प्रिविलेजेस करके कुछ था, वो बताओगे। एंड नंबर 3, यंग इटली कहाँ पर बनी थी, और गिसेप मैजिनी ने दूसरी कौन सी सोसाइटी बनाई थी। ओके, होप सो यू विल आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। एंड आपको ये सारे PYQs समझ में आए होंगे। आपको PDF जो है वो सारे PYQs डिस्कस करने के बाद ही अवेलेबल करा दूंगा मैं, सिंगल PDF। ओके, गॉट इट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।